कोई बता सकता है व्हाट इज अ रिसोर्स? मैम पुरानी डेफिनेशन चलेगी। हाँ हाँ बिल्कुल सही हो, तो कितनी पुरानी भी चलेगी। एनीथिंग दैट इज यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स इज रिसोर्स। वेरी गुड। ये क्लास 8 में बिल्कुल यही डेफिनेशन लिखी हुई है कि कोई भी ऐसी चीज हो, एनीथिंग, वहां पर एनीथिंग लिखा हुआ है, इन अवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अवर नीड्स, ये रिसोर्स होता है। ठीक है, 10th में इस डेफिनेशन को हल्का सा बढ़ा दिया गया है। क्या बढ़ा दिया गया है? अभी किसी चीज को हमारी, अभी चांद मिल जाएगा तो हमारी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, तो चांद रिसोर्स है क्या? मैम क्या पूछ रहे मैम हैं? डिपेंड करता है मैम किस चीज नहीं, पे। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है दैट यू वांट टू कीप मून एट योर होम, कि मेरे को चांद मिल जाएगा तो मुझे बहुत खुशी मिल जाएगी, क्योंकि रिसोर्स की केवल इकोनॉमिक वैल्यू तो होती नहीं है, उसकी इमोशनल, कल्चरल, हर तरह की वैल्यू हो सकती है, तो पता है ना। किसी भी चीज को रिसोर्स आप तब बोलेंगे जब आप वो आपकी कोई नीड फुलफिल करता हो, किसी भी तरह की हो सकती है। आपको उससे पैसे कमाने हैं, सामने बैठ के उसको घूरते रहना है, जो भी आपको लगता है कि आपको परमानेंट आपकी नीड सेटिस्फाई हो सकती है, दैट पर्टिकुलर थिंग कैन बी टर्म्ड एज अ रिसोर्स। अब किसी इंसान का मन है कि चांद को आसमान पे से उतार के घर में रख लेता हूँ, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, तो चांद रिसोर्स है क्या उसके लिए? उसके लिए चांद रिसोर्स हो सकता है फॉर दैट पर्टिकुलर इंसान। मैम अगर No, उसकी मैम। नीड सेटिस्फाई हो रही है तो क्यों नहीं? लेकिन उसकी नीड तब सेटिस्फाई होगी ना जब चांद जमीन पे उतर आएगा। उतर सकता है क्या? मैम वो फीजिबल ही नहीं है तो मैम नहीं। मैम वो पॉइंट, तो विश हुई ना, नीड थोड़ी है। अरे इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स में रखो, ज्योग्राफी में आओ। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज जिसका मतलब है कि हम अपने प्रोवाइडेड, वही तो बोल रहे हैं, तो वो भी विश में आई नहीं है, कन्वर्ट होगी अभी विश में। ठीक है, अभी मेरे सवाल का केवल जवाब दो। अगर मेरा मन है कि आसमान से चांद उतर जाए और आके मेरी बालकनी बैठ जाए और उसको देखने से बहुत अच्छा लगेगा मुझे, ये पॉसिबल है क्या? नो मैम। नो मैम। चांद एग्जिस्ट नकली नहीं करता चांद चलेगा क्या? क्या? मैम नकली चांद मैम चलेगा रखवा क्या? तो लेंगे लेकिन ह्यूमैनिटी हो जाएगी। वन एंड ओनली मून की बात चल रही है, नकली चांद मैम ये नहीं मैम, चाइना फिर की तरह अपना फीजिबल ही पर्सनल नहीं है। मून बनाने की बात नहीं चल रही है। उस केस में ये मेरी नीड जो है वो नीड नहीं है, ये मेरी नीड मियरली अ विश है, जो नील ने बोला। क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल ही नहीं है और इकोनॉमिकली फीजिबल भी नहीं है और एक्सेप्टेबल भी नहीं है कल्चरली। कोई मानेगा क्या? चांद उठा के तुम अपने छज्जे में रख लोगे, हम पागल घूम रहे हैं, बाकी सारे लोग, हमें नहीं जरूरत है चांद हमारे छज्जे पे आ जाए तुम्हारे लिए। तो कोई भी ऐसी चीज हो जो कि पहली बात तो टेक्नोलॉजी तुम्हें मिल जानी चाहिए, ये नहीं कि बस तुम्हें सपने आ रहे हो उसके कि ये तो रिसोर्स है मेरे लिए बहुत सही है। तो रिसोर्स आप किसी चीज को केवल तब नहीं बोलोगे जब आपकी नीड को सेटिस्फाई करता है, उसके साथ साथ वो टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल भी होना चाहिए। ठीक है, यानी आपको वो मिल भी जाना चाहिए। दूसरा, इकोनॉमिकली फीजिबल भी होना चाहिए, यानी उसको हम रिसोर्स तभी बोलेंगे बिकॉज रिसोर्स इज समथिंग जो हमारा काम आसान करता है। अगर कोई रिसोर्स इतना महंगा है कि वो एक रिसोर्स पाने के चक्कर में हमारा घर बार सब बिक जाएगा, तो वो इकोनॉमिकली फीजिबल है क्या? नो तो मैम। ऐसे रिसोर्स को रिसोर्स का कोई फायदा है? नो मैम। तुम्हें कल को एक वो बहुत अच्छा डॉगी पसंद आ गया, लेकिन वो डॉगी इतना महंगा है कि उसके लिए पापा को अपना पूरा बैंक बैलेंस खर्चा करना पड़ेगा, पूरा घर भी बेचना पड़ेगा, जितनी प्रॉपर्टी है वो सब गिरवी रखनी पड़ेगी। वो मैम अगर वो कर भी पाए ना तब भी नहीं लेने देंगे। अगर वो पपी है तो बहुत अच्छा, बट वो क्या तुम्हारे रिसोर्स हो सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो इतना इकोनॉमिकली महंगा है कि तुम्हारी बाकी सारे जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देगा। कुल मिला करके रिसोर्स को अपने दिमाग में बैठाने वाली बात यह है कि सस्ता मद्दा मिले, हम चलाऊ, कम से कम पैसे में ज्यादा ज्यादा काम करता हूँ, वो रिसोर्स चाहिए। समझ गए? रिसोर्स एक्चुअली रिसोर्स वो है जो इजिली अवेलेबल है, यानी टेक्नोलॉजी से जल्दी एक्सेसिबल हो जाता है, इकोनॉमिकली फीजिबल है, यानी बहुत पैसे ज्यादा उसमें लगते नहीं है, और कल्चरली एक्सेप्टेबल है। ठीक है, यानी कि सोसाइटी में उसका एक्सेप्टेंस है। ऐसी चीज को हम रिसोर्स कहेंगे। समझ गए? रिसोर्स ये तो है ही कि वो चीज हमारी नीड फुलफिल करती है, बट प्रोवाइडेड ये कि वो इतना नीड फुलफिल कर रही है, बट नीड फुलफिल करने के चक्कर में वो इतना महंगा है कि मे बी वो 100, 150, 200, 400 लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है। इन दैट केस वो एज अ सोसाइटी कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो उसको रिसोर्स नहीं कह सकते। समझ गए?
रिसोर्स की डेफिनेशन को थोड़ा बढ़ा दिया गया है कि रिसोर्स वो चीज तो है ही जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रही है, उसके साथ साथ वो इजिली हमें मिल जानी चाहिए, हम पैसे में मिलनी चाहिए, और वो कल्चर में एक्सेप्ट होनी चाहिए, सोसाइटी में एक्सेप्ट होनी चाहिए। समझ गए? वो अब एक क्वेश्चन है हाँ पूछो। मैम, आपने कहा जो चीज लोगों के लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है वो रिसोर्स नहीं कहलाई जा सकती, तो मैम फिर भी वेपन्स क्यों रिसोर्स कहलाई जाता है? क्योंकि वो प्रोटेक्ट भी करते हैं ना, ये तो वही हो गया ना, अ कॉइन हैज टू साइड्स। अभी किसी के पास होंगे ही नहीं तो हाउ वुड वी प्रोटेक्ट फ्रॉम, या तो फिर पूरे ही वर्ल्ड का न्यूक्लियर या सारा डिसआर्मामेंट कर देना चाहिए, जिसके फेवर में मैं हूँ, और जिसके फेवर में वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज हैं जो छोटे मोटे कंट्री हैं और इतना ज्यादा फोकस डेवलपमेंट पे रखना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल पे पूरी कंट्रीज का एकदम पूरी तरह से डिसआर्मामेंट कर देना चाहिए। समझ गए? यानी पिस्टल बनानी बंद कर देनी चाहिए, सारे न्यूक्स को भी डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स को, और हर तरह के आर्म्स को फेंक देना चाहिए ओशन के अंदर। किसी के पास नहीं रहेंगे तो झगड़े का ऑप्शन ही खत्म है, लेकिन ऐसा कोई कर नहीं रहा है। तो किसी के भी पास है तो फिर दूसरे को तो रखने पड़ेंगे ना, क्योंकि हम चांस नहीं ले सकते, इतना भरोसा थोड़ी ना है पड़ोसी कंट्री के ऊपर। जिस कंट्री में रहते हैं उसमें पड़ोसी पे तो है नहीं, दूसरी कंट्री के ऊपर इतना भरोसा कर सकते हैं क्या कि उसके पास है आर्म्स और हम खुद ना रखें ये सोच के कि ये तो नहीं चलाएगा? तो इस चक्कर में रखने ही पड़ते हैं। तो बहुत बार ये बात हो चुकी है दैट इस ऐसा होने से हमारे कंट्री के बॉर्डर्स पर भी जरूरत नहीं पड़ेगी सिपाहियों की, अगर किसी के पास में आर्म्स ही नहीं होंगे। इन दैट केस हम ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं, हाथ से कितना लड़ पाएगा इंसान? समझ रहे हो? बट वो ऐसा कभी हो नहीं पाया। Okay. The process of transformation of things available in our environment involves the interactive relationship between nature, technology, institution. ये फालतू ना लिखी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये है हमारे आसपास जितनी भी चीजें मौजूद हैं, वो उसका मतलब क्या है? हमारे आसपास जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो पता कैसे चलेंगी? टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी किसे आती है? मुझे। मैं कौन हूँ? ह्यूमन। और ये कब पॉसिबल है? जब मैं ह्यूमन रिसोर्स बनूंगा। समझ गए? सिंपल सा फंडा ये है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, और वो ऐसे इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करते हैं ताकि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। यानी रिसोर्सेज को, सबसे बड़े रिसोर्स कौन हो गए? फिर ह्यूमंस ही। Humans. ह्यूमंस खुद अपने आप में सबसे ज्यादा बड़े रिसोर्स हैं, क्योंकि वो ही टेक्नोलॉजी को लगाते हैं और उस टेक्नोलॉजी की मदद से वो नेचर में प्रेजेंट बाकी सारे रिसोर्सेज को यूज करते हैं। इसी तरह से रिसोर्सेज पर्टिकुलरली दो तरह के हो गए, एक तो नेचुरल रिसोर्स जो नेचर में प्रेजेंट है, दूसरे ह्यूमन जो कि खुद अपने आप में एक नेचुरल रिसोर्स है। देन अगेन हम उनको क्लासिफिकेशन के पर्पस से ह्यूमंस को अलग रखते हैं। समझ गए? ह्यूमंस वो रिसोर्स हैं जिनके पास में लॉजिकल स्किल्स हैं, मेंटल स्किल्स हैं, और वो लोग नेचर के रिसोर्सेज को यूज करके और टेक्नोलॉजी की मदद से फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्री को आगे ले जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब रिसोर्सेज को कितने तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? ये टेबल थोड़ी सी अजीब बनी हुई है, तो हम इसको वैसे एड्स वाली टेबल के हिसाब से ही पढ़ लेते हैं, वहां पे ज्यादा ठीक रहेगी वो। तो एड्स की टेबल ऐसी होती है जो पहले थी कि ये रिसोर्स है, अब रिसोर्स दो तरह के कर देंगे। ये तो ह्यूमन हो गए, इनको अलग ही रखते हैं, इनके बारे में भी बात नहीं कर रहे। बस इतना पता है कि ह्यूमन सबसे बड़े रिसोर्स यही हैं, क्योंकि इन्हें टेक्नोलॉजी पता है और यही नेचुरल रिसोर्स को यूज करते हैं। दूसरे तरफ आ गए हमारे नेचुरल रिसोर्स, यानी जितने भी रिसोर्स प्रेजेंट हैं वो सब नेचुरल है। पहली चीज तो ये मान के चलनी है, तो दिमाग नहीं लगाना है कि जिनमें जान है वो नेचुरल है, बाकी सारे अननेचुरल है, ऐसा नहीं सोचना है। सारे रिसोर्सेज नेचर में पाया जाता है, इसलिए सारे नेचुरल है। अब बताओ नेचर में कौन से रिसोर्स पाए जाते हैं? तो बोलोगे मैम एक तो वो वाले रिसोर्स होते हैं जिनमें जान होती है और जिनमें जान नहीं होती है, ठीक है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेसिस पे होते हैं नेचुरल रिसोर्स दो तरह के, एक तो वो हो सकते हैं बायोटिक और एक हो सकते हैं एबायोटिक। यानी कि या तो जो भी चीजें नेचर में पाई जाती हैं वो दो तरह की हैं, या तो उनमें जान है या तो उनमें जान नहीं है। करेक्ट? अरे तीसरा कोई टाइप पता है क्या तुम्हें जिसमें जान है भी और नहीं भी है? दो ही तरह की तो चीजें हैं पूरे नेचर में, जिसमें जान है या जिसमें जान नहीं है। तो बायोटिक तो वो हो गए बायोटा जिसमें जान पाई जाती है, लाइफ फॉर्म, तो इसमें ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। बाकी Yes, ma'am. एबायोटिक जिनमें जान नहीं पाई जाती है, उसमें वाटर हो जाएगा, एयर हो जाएगा, मिनरल्स हो जाएंगे। करेक्ट? Yes, अब ma'am. एक क्वेश्चन था हाँ पूछो। मैम, हमारी मैम ने कहा कि बायोटिक में कोल और पेट्रोलियम भी आते हैं मैम, पर उनमें जान तो होती नहीं है।
तुम्हारी मैम का मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बता रही हूँ मिनरल्स इधर रखो ये बायोटिक में, ठीक है। ओके, तो मैम कोल बायोटिक पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स तो होते हैं ना मैम, वो उनका ओरिजिन तो बायोटिक ही तो है। ओरिजिन बायोटिक है, तो इस हिसाब से किस चीज का ओरिजिन बायोटिक नहीं होगा फिर? हम वाटर है मैम, उसमें थोड़ी ना होता कोई ऑर्गेनिक मटेरियल। लेकिन मिनरल्स और मतलब मिनरल्स, मेटल्स, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से तो अर्थ से ही निकली हुई है ना। अभी अर्थ में नीचे प्लांट्स दब गए, उसमें जाकर के और ऑर्गेनिजम्स दब गए, उसमें से और अलग मिनरल्स भी निकलते हैं बाहर, फिर वो मिनरल्स भी हो जाएंगे बायोटिक। अगर आप केवल कोल को रखना चाहते हो तो आप कोल को, लेकिन वो ओरिजिन का बेसिस का मतलब मेरा ये नहीं है। मेरे लिए बायोटिक का मतलब ये है द रिसोर्सेज विच आर हैविंग लाइफ, और एबायोटिक जिनमें लाइफ नहीं है। अब कुछ लोग यहाँ पर ये करने के लिए कि ओरिजिन यानी वो पैदा कैसे हुए हैं, उस केस में केवल वो कोल को रखते हैं, बट फिर पेट्रोलियम को इधर क्यों रखते हैं? हम फॉसिल फ्यूल्स है, हम कोल तो पेट्रोलियम फॉसिल थोड़ी फ्यूल्स, तो मानेंगे, अब बाकी वही मिनरल्स नहीं। बात कह रहे हैं ना कि फॉसिल फ्यूल्स में अगर आप मिनरल्स को रख रहे हो, मतलब अगर फॉसिल फ्यूल्स को आप केवल रख रहे हो तो ऑर्गेनिज्म से तो मिनरल भी मिलते हैं, फिर मिनरल को बायोटिक में नहीं रखना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन अगर आपके क्लास में क्लासिफिकेशन में वो बायोटिक हैं, तो वो इस वजह से क्योंकि कार्बन जो होता है वो लाइफ फॉर्म है और ये पेड़ों में पाया जाता है। तो जब बहुत ज्यादा नीचे पेड़ दब जाते हैं तो उससे कोल बन जाते हैं और उससे फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। ये फॉसिल फ्यूल्स ऑर्गेनिज्म और पेड़ पौधों की जमीन में दबने की वजह से बनते हैं, इसलिए बहुत बार लोग कोल और फॉसिल फ्यूल्स को बायोटिक की कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है। बट दैट सिंपली डिबेटेबल। लॉजिकली बायोटिक वो रिसोर्सेज हैं जो जिनमें जान पाई जाती है, और एबायोटिक वो रिसोर्सेज है जिनमें लाइफ फॉर्म नहीं पाई जाती है, ठीक है। आपने अगर कोल और फॉसिल को बायोटिक के एग्जांपल में लिखना है, आप वेरी वेल रख सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन के बेसिस पे ये बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं है कि इनकी ओरिजिन कैसे हुई है। अल्टीमेटली ये बने तो नेचर से, यानी अल्टीमेटली बने तो ये लाइफ फॉर्म से ही है, ठीक है। लेकिन ये इनमें फिलहाल अभी जान नहीं है कोल और कार्बन में, ठीक। मैम हाँ बेटा। मैम वायरस क्या होता है, बायोटिक क्या है? वायरस तो बायोटिक है ना बेटा, इसमें आरएनए पाया जाता है। मैम बट जब वो होस्ट बॉडी के बाहर होता है तब तो नॉन लिविंग हो जाता है, तो मैम बायोटिक भी। अब ये तो यार, अब होस्ट बॉडी के बाहर है लेकिन अभी नॉन लिविंग तो नहीं है ना, मतलब नॉन लिविंग कैसे बोल रहे हो? मैम जब वो होस्ट बॉडी के बाहर होता है तो उसके लाइफ फंक्शंस तो स्टॉप हो जाते हैं ना, तो मैम वो तो नॉन लिविंग ही हो गया एक तरह से हाँ, host तो body। स्लीप मोड में होता है ना, बट उसका स्ट्रक्चर देखो ना, उसके स्ट्रक्चर में तो आरएनए होती है ना। ओके। तो स्ट्रक्चर तो लाइफ फॉर्म का है ना वायरस का। वायरस सरवाइव करने के लिए उसको होस्ट की जरूरत है, उसके बिना वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, समझ गए। इसीलिए वायरस किसी ना किसी होस्ट को पकड़ के अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है। वो बाहर रहता है तो इट इज, अगर अगर तुम किसी वायरस को ऐसे खुला छोड़ोगे और वो किसी लाइफ के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, इट विल इवेंचुअली डाई, समझ गए। वो अपने आप वो सरवाइव नहीं कर सकते, बिकॉज दे कैन नॉट सर्वाइव अलोन, दे नो नीड अ होस्ट टू सर्वाइव। लेकिन वो अगर आपकी बॉडी के अंदर है तो वायरस अलाइव ही है, क्योंकि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर पा रहा है। लेकिन अगर आप उसे खुली टाइम में हवा में काफी लंबे टाइम तक के लिए छोड़ देंगे, देन इवेंचुअली इट विल बी डेड, समझ गए। सो इन दैट केस वायरस, अगर वायरस तो अलाइव ही है ना, या तो वो नहीं है तो बाहर होगा तो वो नहीं है ना। फिर अगर वो बॉडी के बाहर है तो दैट मीन्स कि वो नहीं है, समझ गए। इसीलिए वो बॉडी टू बॉडी ट्रांसमिट कर रहा है। बट वायरस के कॉम्पोजिशन में, स्पेशली वायरस में, बहुत सारे वायरसेस में आरएनए पाया जाता है, तो उसको हम लिविंग में ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके, तो फॉसिल में बायोटिक ऑर्गेनिज्म, एनिमल, एबायोटिक वाटर, एयर और मिनरल, ठीक है। अगले, ठीक है, कुछ लोग बायोटिक में बोल रहे हैं मैम फॉसिल फ्यूल्स को इसमें डाल दो, तो फॉसिल, अच्छा फॉसिल कोल मैंने ऊपर लिख दिया है। ओरिजिन के बाद में अगला जो कैटेगरी है, अगला कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी होती है, यानी रिसोर्सेज हैं तो, बट आप ये बताइए कि वो कब खत्म हो रहे हैं, ठीक है, एग्जॉस्ट कब होंगे। एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से वो वाले रिसोर्सेज है जो एग्जॉस्ट नहीं होंगे, ठीक है, यानी वो रिन्यूएबल हैं, वो बार बार रिन्यू हो सकते हैं। और दूसरे वो रिसोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं, यानी वो रिन्यू नहीं होंगे, ठीक है। अगला, अगला तो रिन्यूएबल में सबको पता है कौन से हैं, है कि नहीं? सोलर एनर्जी, Yes, ma'am. वाटर, है कि नहीं? Yes, ma'am.
ये सारे रिन्यूएबल में है। नॉन रिन्यूएबल में क्या है? कोल, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, ये सारे नॉन रिन्यूएबल हैं क्योंकि ये एक बार आएंगे तो बहुत लंबा टाइम लेते हैं हमको रिप्लेनिश होने में। हम सॉइल किस में आएगा? कौन सा? सॉइल। सॉइल। यस। सॉइल इज रिन्यूएबल रिसोर्स हम पर सॉइल को भी तो बनने में बहुत टाइम लगता है। बट नॉट मिलियंस ऑफ ईयर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको बनने में इतना लंबा टाइम मिलेगा दैट इन द मीन टाइम ह्यूमैनिटी विल सफर। सॉइल इज नॉट लाइक दैट। 4-5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल में सॉइल फर्टिलिटी वापस आ जाती है। तो नॉन रिन्यूएबल भी वो रिसोर्सेज हैं जो वापस रीस्टॉक हो जाएंगे, समझ गए? बट हम उनको ऐसा नहीं है कि कोल और फॉसिल फ्यूल्स कभी वापस नहीं आ सकते इसलिए नॉन रिन्यूएबल में रखा है। वो वापस आ सकते हैं बट इट माइट टेक बिलियंस ऑफ ईयर्स। इसीलिए हम उनको नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि हमारी लाइफ टाइम में वो वापस नहीं आएंगे, समझ गए? ह्यूमन लाइफ स्पैन में जो रिसोर्सेज वापस नहीं आ सकते उन्हें नॉन रिन्यूएबल में रखते हैं, लेकिन ह्यूमन लाइफ स्पैन में जो रिसोर्स वापस आ जाते हैं रेगुलर टाइम में उनको रिन्यूएबल रखते हैं। सोलर, वाटर, सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो साइकिल पूरी करके रोज के रोज हमें अवेलेबल होते हैं। सॉइल इज ऑल्सो लाइक दैट। कोई लैंड अगर अभी करंट फैलो है, उसकी फर्टिलिटी चली गई है, सो विद द हेल्प ऑफ नेचुरल प्रोसेस ऑल्सो उसकी फर्टिलिटी 10-20 ईयर्स में वापस आ जाती है लैंड की, समझ गए? अगर आप उसे ऐसे ही लीव कर दें, उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करें, सो इट इवेंचुअली रीगेन्स इट्स फर्टिलिटी। कुछ सॉइल्स होती हैं जिनकी फर्टिलिटी कभी वापस नहीं आती, वो क्योंकि उनका ओवर यूज हो जाता है, उनको 80-70-80-100 साल लग सकते हैं। बट ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है जिसमें हम सॉइल को नॉन रिन्यूएबल में रख देंगे, क्योंकि अगर सॉइल को नॉन रिन्यूएबल में रख देंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो? ओवर द ईयर फिर पूरी सॉइल की जो यूटिलिटी है, फर्टिलिटी है, वो खत्म होती जा रही है। इसका मतलब तो सॉइल कम होती चली जाएगी, ये आप बोलना चाह रहे हो ना? बट ऐसा नहीं है। थ्रू द एटमॉस्फेयर और थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग और डिपोजिशन सॉइल लगातार कम हो रही है बट साथ साथ फॉर्म भी हो रही है, समझ गए? एक जगह से मिट्टी उड़ती है, उसमें ढेर सारे मिनरल्स उड़ते हैं बट वो दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाते हैं। सॉइल के ऐसा नहीं कि कोल यूज हो रहा है कहीं तो कहीं बन रहा है, नहीं, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन बहुत कम है लेकिन कोल का रेट ऑफ यूज बहुत ज्यादा है, इसीलिए नॉन रिन्यूएबल है। बट सॉइल के साथ ऐसा नहीं है, सॉइल को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो एट द सेम टाइम सॉइल बन भी रही है। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ठीक है, माने कोई डाउट अभी बचा है? अगला हम रखेंगे एग्जॉस्ट के बाद, और कौन सा बचा अगला एग्जॉस्टिबिलिटी के बाद? मैम ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे हमें पता है कि कितने टाइप के होते हैं रिसोर्सेस। इंडिविजुअल, कम्युनिटी के बाद नेशनल, ठीक है? अब नेशनल का फंडा, इंटरनेशनल, राइट। अब नेशनल का फंडा ये है कि जितने भी रिसोर्सेज कंट्री की बाउंड्री के अंदर आते हैं वो सब नेशनल रिसोर्सेज हैं, आपके प्राइवेट रिसोर्सेज भी। अगर कभी फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आ जाती है या किसी पब्लिक गुड के लिए गवर्नमेंट को आपके रिसोर्सेज लेने हैं तो गवर्नमेंट कैन टेक दोज रिसोर्सेज। जितने भी ये जो इंडिया है, इंडियन बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं ये सारे रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कम्युनिटी रिसोर्सेज वो हैं जिन्हें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी यूज करती है, जैसे पार्क हो गए, ठीक है? और पार्क के अलावा ये गांव में वेल्स है, ठीक है, हॉस्पिटल है, आसपास की जो भी चीजें हैं जो आप लोग यूज करते हैं वो कम्युनिटी रिसोर्स हैं। इंडिविजुअल मतलब आपका अपना घर, समझ गए? आपके अपने प्लॉट्स, आपकी लैंड, फार्मर्स की अपनी पर्सनल, जो भी आपके पर्सनल चीज है वो आपके रिसोर्सेज हैं। इंटरनेशनल रिसोर्स का फंडा ये है कि जो भी कोई कंट्री होती है उस कंट्री के बाद 220 माइल्स तक तो उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इसको हम बाद में देखेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, आपके काम का नहीं है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब ये समझ लो कि 220 माइल्स तक कंट्री अपने अंदर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में समहाउ कुछ कर सकती है, लेकिन 220 माइल्स के बाद वाला जो एरिया होता है वो फ्री ओपन सी होता है। ओपन सी यानी खुला हुआ सी है। ये वाला जो पूरा एरिया ओपन सी है उसमें सब लोगों की इक्वल स्टेक होल्डिंग, सब लोग बराबर के हैं, समझ गए? उस वाले एरिया में ऐसे पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबकी बॉर्डर से 220 माइल्स को हटा के जितनी भी ओपन सी बन गई है वो सारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं, उन पे सबका बराबर का हिस्सा है, समझ गए? यस।
ओके, तो ये जैसा भी गंदा संदा बना है इसको जल्दी से मैम हमारे टीचर ने हमें माइल्स बोला था, उन्होंने यूनिट नॉटिकल माइल्स बताया था, वो इंटरनेशनल वाटर्स। हाँ, वो वहां से वो नॉटिकल माइल्स यूज के लिए यूज करते हैं टर्म, नॉटिकल माइल्स लिख लो। मैम वो हमें मैम ने बताया मैम था कहाँ पे लिखना नॉटिकल, है? अरे 12 नॉटिकल नॉटिक नॉटिकल माइल्स का कोई मतलब थोड़ी ना है। नॉटिकल का मतलब होता है नेविगेशन से रिलेटेड। सिंस वो सी की बात कर रहे हैं इसलिए नॉटिकल यूज कर रहे हैं, समझ गए? है वो माइल्स ही। मैम तो मतलब माइल और जो नॉटिकल माइल जो उनका यूनिट सेम ही है, वो तो बस हाँ नॉटिकल। हाँ, वर्ड नॉटिकल माइल का मतलब है नेविगेशन या सी से रिलेटेड। नॉटिकल माइल्स का मतलब है सी रिलेटेड माइल, सेम ही है यूनिट। मैम तो ये कहाँ पे लिखना है फिर? इसको बस चार्ट को बनाना है ना, ये चार्ट याद रखना है। हम हमारी बुक में एक और कैटेगरी भी दे रहे थे, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट करके। स्टेटस इसके बाद अभी देखेंगे, अभी 3 वाला भर गया है ना, चौथा वाला उसके नीचे देखेंगे। ऑलराइट मैम। एंड मैम इकोनॉमिक्स के आप नोट्स शेयर करोगे क्या? हाँ हाँ, इकोनॉमिक्स के करेंगे। मैम हम्म, हम सबकी एक ही नोटबुक बना सकते हैं। हाँ हाँ बना सकते हैं। ये इकोनॉमिक्स वाले यार मैंने किया तो होगा ना, उसमें थोड़ा तो आया होगा। अभी एक और कंटेंट पे काम चल रहा है थोड़ा सा, उसमें भी अच्छे खासे अभी है अपडेटेड थोड़ी सी। उसका मैं इकोनॉमिक्स का देख करके एक निकाल के अपडेट कर दूंगी, ठीक है? अभी वाला तो आया होगा ना उसमें। हम इको में डेवलपमेंट का है। उसके अलावा तुमने इको में कुछ पढ़ा नहीं है अभी? मैम मुझे मेरी एग्जिस्टिंग नोटबुक नहीं मिल रही मैम। मेरे पास सेम नोटबुक है मेरे स्कूल के नोट्स, मेरे पास सेम टेबल है स्कूल के नोट्स मैम, मैं खुद बनाऊंगा। ओके, किसी भी नोटबुक में नोट कर लो यार। मीनवाइल मैं इधर अपना कंफ्यूजन क्लियर कर रही हूँ। हम डेवलपमेंट की एक पीडीएफ और 2 वीडियोस अपलोडेड है। डेवलपमेंट की इकोनॉमिक्स में वही पढ़ा है ना, उसकी एक और पीडीएफ में अपलोड कर दूंगी अभी। ओके मैम। मैम अगर किसी कंट्री को अपने शिप्स किसी ऐसे इंटरनेशनल वाटर्स में से लेकर जाना है, मैम उन्हें मैम कौन सी कंट्री की परमिशन लेनी पड़ेगी अगर इंटरनेशनल वाटर्स में से इंटरनेशनल वाटर से किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, किसी की प्राइवेट एरिया से जा रहे हैं तो लेना पड़ेगा। जैसे साउथ, फिलहाल जो साउथ चाइना सी वाला एरिया चाइना उसको क्लेम करता है, उसका अपना है। अगर आप किसी का ये बताया ना मैंने, नॉटिकल माइल्स वाला एरिया ये 220, अब उसके अंडर से अगर आप निकल रहे हैं, फ्री जोन से निकल रहे हैं, तब कोई मना नहीं कर सकता है। बट अगर आप किसी कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से निकल रहे होंगे तो कभी कभी कंट्रीज के बीच में बहुत कम स्पेस होता है। जरूरी नहीं है ना सबके पास 220 इतना हो ही। आप उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आ जाएंगे, अगर उसके बीच में से निकलेंगे तो परमिशन चाहिए होगी। राइट मैम। मैम जो नॉटिकल माइल्स वाला जो चीज था मैम, माइल्स 1.6 मीटर होता है लेकिन नॉटिकल माइल्स 1.9 मीटर होता है। यार इतना डिटेलिंग मैंने कभी पढ़ा नहीं, बट व्हाट आई फील इज कि नॉटिकल का मतलब सी रिलेटेड ही होता है।
इतने माइल को कितना कंसीडर करते हैं, दैट आई डिड नॉट नो, बट नॉटिकल इन जनरल वर्ड ही इसीलिए यूज करते हैं बिकॉज इट इज नेविगेशन और सी रिलेटेड, वरना कभी फर्क नहीं चलेगा ना, नॉटिकल माइल सी के लिए ही नापा जाता है। नॉर्मल नॉर्मल कभी नॉटिकल माइल्स अगर टर्म यूज होता है तो लोग समझ जाते हैं कि सी लाइंस की बात चल रही है, नॉर्मल माइल्स में लोग समझ जाते हैं कि लैंड की बात चल रही है, समझ गए? तो मैम मुझे बस क्लियर करना था कि माइल्स डिफरेंट यूनिट्स हैं। अरे अच्छा हुआ मुझे भी पता चल गया, मैं जनरल बता रही हूँ, मुझे इतना ही पता था कि नॉटिकल माइल से मतलब सी रिलेटेड, मैंने कभी देखा नहीं डिटेल। यार मैं ये एफएओ का आर्टिकल देख रही हूँ और इसमें इन्होंने 2 व्यूज दिए हुए हैं, मान्य तुम्हारी बात के लिए मेरे को थोड़ा डाउट खुद पे भी था। ये बोल रहे हैं कि सॉइल एक्चुअली 2 तरह की होती है, some soils are that they will replenish within like in your lifespan, so अगर सॉइल की फर्टिलिटी कम लूज हुई है, मैं ये बोल रही हूँ, हाँ बेटा मैम बट जनरली तो हम उसको एज अ रिन्यूएबल रिसोर्स ही कंसिडर करेंगे ना, बिकॉज मतलब ज्यादा से ज्यादा तो हो ही जाती है। वही बता रही हूँ मैं, इसीलिए बता रही हूँ, ये मुझे लैंड मिल नहीं रही है तो इसको हटाऊं मैं, लिख लिया सबने? यस मैम। ओके यस मैम। देखो तो फंडा ये है, जानना इसको जरूरी है क्योंकि एक बार कोई चीज पढ़ लिया तो उसको क्लैरिटी जरूरी होती है। जो सॉइल है, सॉइल की फॉर्मेशन जो है वो मिलियन ईयर्स की होती है, करेक्ट? सॉइल के सबसे नीचे अभी किसी ना किसी क्लास में होगा ही, 7th 8th में है, पेरेंट रॉक होता है, 8th में है शायद, तो उसके ऊपर उसका सब सॉइल होता है, सब सॉइल के ऊपर उसका एक सॉइल का लेयर यस होता है। मैम। ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको बनने की, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ऐसे 10 साल में बनती नहीं है, सॉइल का फॉर्मेशन बहुत लंबा है। अगर इस रिस्पेक्ट में सॉइल को देखा जाएगा तो सॉइल फाइनाइट रिसोर्स हो गया, क्योंकि सॉइल बनेगा इतने लंबे टाइम में, बार बार सॉइल बनेगा तो सॉइल फाइनाइट रिसोर्स हुआ, है कि नहीं? लेकिन हम नॉर्मली बात करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी की। अब सॉइल की फर्टिलिटी क्या होता है, कुछ सॉइल्स है जो कि कम डिग्रेडेड है तो 15-20 साल में उनका फर्टिलिटी वापस रिस्टोर हो गया, ऐसी सॉइल्स रिन्यूएबल कैटेगरी में हो गई। या फिर तुमने सॉइल्स में क्या कर दिया, फर्टिलाइजर ऐड कर दिया और उनकी सॉइल की जो फर्टिलिटी वो वापस रिस्टोर कर दी, सॉइल रिन्यूएबल हो गई। तो ये क्वेश्चन डबल तरह से आंसर हो सकता है, मतलब अगर क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जाएगा कि सॉइल रिन्यूएबल है तो तुम बोलोगे कि सॉइल्स व्हिच कैन रिप्लेनिश विद इन अ ह्यूमन लाइफ स्पैन दे आर कंसीडर्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर तुमसे उल्टा पूछ लेगा कि सॉइल रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों नहीं है, उस केस में तुम ये बताओगे बिकॉज इट टेक्स अ मिलियंस ऑफ ईयर टू फाइंड टू फॉर्म अ लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल को बनने में ही बहुत लंबा टाइम लगता है, उतना लंबा टाइम तो ह्यूमन लाइफ स्पैन से ऊपर है, तो उस केस में नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा। किसको मेरी बात समझ में आ गई? हम आ गए। मैम तो जो नॉन रिन्यूएबल बाद में मतलब उसमें लिखेंगे, उसमें ये लिखेंगे ना, सम ऑफ द सॉइल्स टेक अ हाँ, लॉट ऑफ अगर वो स्पेशली तुमसे पूछता है कि सॉइल रिन्यूएबल है तब, नॉर्मल केस में वो अगर तुमसे बोलेगा कि सॉइल इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स तो तुमको यही बताना है सॉइल इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज सॉइल को दोबारा बनने में मिलियन ईयर लग सकते हैं, क्योंकि वो Okay. सॉइल की फर्टिलिटी की बात नहीं कर रहा है। बाय डिफॉल्ट मैंने जो क्वेश्चन को इंटरप्रेट ऐसे कर लिया कि मान्या सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में पूछ रही है, तो मैंने वैसे ही आंसर कर दिया। लेकिन अगर खुद केवल सॉइल की बात की जाए कि क्या सॉइल बन सकता है, तो सॉइल 15 साल में दोबारा थोड़ी ना बन जाएगा, फर्टिलिटी रिप्लेनिश हो सकती है, उसकी वापस आ सकती है थ्रू एनवायरमेंटल फैक्टर, बट सॉइल दोबारा बनने में बहुत टाइम लगेगा, समझ गए? सॉइल इटसेल्फ विल बी अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके चलो भाई, आगे अब हम लोगों ने इतना तो पढ़ लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ, अब केवल ये पता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का क्या है, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। इसमें एक चीज यहाँ पे नहीं लिखी है, वो है होता है एक्चुअल, ठीक है? ये जब हम पढ़ेंगे उसी वक्त टेबल में बना लेना। फिलहाल के लिए चलते हैं रिसोर्सेज की तरफ। रिसोर्स में ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में है, these are obtained from the biosphere and have life, ठीक है? बायोटिक रिसोर्स उसको बोलते हैं जो कि बायोस्फीयर से मिले हैं और जिनके पास जिंदगी होती है, समझ गए? हैव लाइफ। यही रीजन है कि मैं इस पे नहीं रखा मैंने कोल को, समझ गए? बिकॉज बायोटिक रिसोर्सेज की एनसीईआरटी डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है कि इनके पास लाइफ होती है, ठीक है? और हमें रिग्रेसली एनसीईआरटी फॉलो करना ही पड़ता है। तो ये वो रिसोर्स हैं जो बायोस्फीयर से पाए जाते हैं और इनके पास लाइफ होती है। ऐसे रिसोर्सेज को ही बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं, जैसे कि ह्यूमन, फ्लोरा फौना, फिशरी एंड लाइव स्टॉक, समझ गए? अगर इस हिसाब से मैं ये कह दूं कि कैंड मीट
तो क्या ये बायोटिक रिसोर्स हो जाएगा? No, ma'am. उसी तरह से जिस तरह से कोल नहीं हो सकता है, कोल का मतलब मरा हुआ पेड़, अगर किसी फिश को मार के कैन करके मैं बाजार में बेचूं तो क्या वो बायोटिक रिसोर्स होगा? No, ma'am. उसकी ओरिजिन बायोटिक है बट इट डजंट हैव लाइफ। आंसर्ड क्वेश्चन, जिसको भी डाउट था। फिशरीज क्या होता है फिर? क्या बेटा? हम फिशरीज क्या होता है? फिशरीज का मतलब तो फिश के बारे में यहाँ पर है। अब ये तो पता है एक्सट्रीमली डिबेटेबल क्वेश्चन है कि फिश को बाहर निकाल दिया है तो मर जाएगी, बट फिश का मतलब है फिश। फिशरीज का मतलब यहाँ पर जिंदा फिश को रेफर किया गया है। एज फार एज आई एम कंसर्न, अनलेस और अंटिल यहाँ पर भी इसको डिबेट करें ये जिंदा है फिश है या मरी हुई फिश है, वरना लाइव स्टॉक का यूज नहीं करना चाहिए उनको, समझ गए? और स्पेशली डेफिनेशन में नहीं देना चाहिए कि उनके पास लाइफ है, समझ गए? वरना हर वो चीज जो जिंदा चीजों से बनी हुई है सब बायोटिक रिसोर्स अपने आप ही हो जाएगा, समझ गए? इट सिंपली मीन्स कि तुम बायोटिक का कौन सा डेफिनेशन लेना चाहते हो। अगर तुम ये लेना चाहते हो कि ओरिजिन का मतलब मैं ये समझता हूँ कि जिंदा इंसान से जो भी चीज बनी हुई है सब कुछ बायोटिक है मेरे लिए, उस केस में कोल, पेट्रोलियम, कैंड मीट सब कुछ बायोटिक हो जाएगा, समझ गए? इफ यू बिलीव कि बायोटिक का मतलब वो चीज है जिसमें जिंदगी है, जो चीजें जिंदा है केवल वो ही बायोटिक में आएंगे, ठीक है? अब ये आप टीचर से पूछ लेना कि कौन सी डेफिनेशन फॉलो करनी है, या फिर मैम तो पीछे बोर्ड्स में क्या फॉलो करना है? बोर्ड में यही फॉलो करना है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वहां जाना ही नहीं है इन 4 एग्जाम्पल के बाद। ना बोर्ड पूछेगा ना तुम्हें बताने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन जो हमेशा डिबेटेबल रहते हैं उनमें नहीं जाते अंदर, समझ गए? तो बोर्ड Okay. वाले कभी नहीं पूछेंगे तुमसे कि बायोटिक में की क्या है क्या नहीं है। दे विल नेवर आस्क कि कोल पेट्रोलियम बायोटिक है या नहीं, समझ गए? सिंपल सी बात ये है कि जहाँ वो इतना ही पूछेंगे अगर बायोटिक रिसोर्सेज क्या है तो यू हैव टू राइट डाउन द रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। एग्जांपल लिखो, फ्लोरा, फौना, फिशरी, लाइवस्टॉक, बाहर निकलो, समझ गए? Okay, मैम. इन्होंने फ्लोरा फोना लैंड का दिया है, लाइव स्टॉक एनिमल का दिया है, और फिशरीज वाटर का एग्जांपल दिया हुआ है लाइफ फॉर्म के लिए, इसलिए। अगला है एबायोटिक रिसोर्स, ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग। जो नॉन लिविंग थिंग से बना है वो सारा बायोटिक है, जैसे कि रॉक हो गया, मेटल हो गया, ठीक है? ओके। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे क्या होते हैं? पहले तो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब वो रिसोर्सेज जो हमारे लाइफ स्पैन में रिन्यू हो जाएंगे, समझ गए? हमारे लाइफ स्पैन में कौन कौन सी चीजें रिन्यू हो जाती हैं? सोलर एनर्जी रोज मिलती है, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट। ऐसा होता है क्या कि एक बार पेड़ उखड़ जाता है तो वो 100-200 साल तक नहीं उगेगा? नहीं, एज सून एज तुम सीड डालोगे 10-15 दिन में अगला पेड़ आ जाता है, तो इसलिए वो रिन्यूएबल हो गया। वाइल्ड लाइफ भी रिन्यूएबल है, कैसे? टाइगर्स हैं, मान लो, बहुत बार एनिमल्स कम होने लगते हैं, बट फिर उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग कराई जाती है तो वो जल्दी जल्दी बढ़ने भी लग जाते हैं, समझ गए? जो हमारे Yes, लाइफ ma'am. स्पैन में जल्दी जल्दी रिन्यू हो जाएंगे वो सारे रिन्यूएबल हो गए। रिन्यूएबल रिसोर्स में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। अब रिन्यूएबल भी दो तरह के होते हैं। कंटिन्यूअस और फ्लो का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस जो लगातार लगातार क्या मिलता है? सोलर एनर्जी, समझ गए? फ्लो मतलब वाटर लगातार फ्लो करता रहता है, विंड लगातार फ्लो करता रहता है। ये तो कंटिन्यूअस और फ्लो बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसानी से समझ सकते हो। अगला है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब वो रिसोर्स है जो कि बहुत लंबा जियोलॉजिकल टाइम लेंगे, आएंगे वापस, दे विल कम बैक, ऐसा नहीं है, बट दे विल नॉट कम बैक इन आवर लाइफ स्पैन। अगर हमारे लाइफ स्पैन में नहीं आएंगे तो हमारे लिए तो नॉन रिन्यूएबल हो गए। उसमें होते हैं मिनरल, फॉसिल फ्यूल, इस तरह के एग्जाम्पल है रिसोर्स के। ये रिसोर्सेज जो होते हैं ये मिलियन ऑफ ईयर लेते हैं फॉर द फॉर्मेशन। Some of the resources like metal are recyclable and some fossil fuel cannot be recycled. समझ गए? अब इसमें बोलोगे मैम ये नॉन रिन्यूएबल है मतलब ये आने में बहुत लंबा टाइम लेंगे। एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि मैं एक ही रिसोर्स को बार बार यूज कर पाऊँ, ये पॉसिबल है क्या? मेटल्स में ये पॉसिबल है क्योंकि तुम्हें पता है कि मेटल एक बार अगर खत्म हो गया तो दोबारा आएगा नहीं हमारे लाइफ स्पैन में। लेकिन मेटल में ये हो सकता है कि तुम बार बार उसे रिसाइकिल करो, जैसे कि गोल्ड होता है, एल्यूमिनियम होता है, आयरन होता है, हम बार बार उसे रिसाइकिल करके बार बार यूज कर लेते हैं। हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें पता है कि हम बार बार रिसाइकिल कर पाएंगे। हमें इतना डर नहीं लगता कि एग्जॉस्ट होगा कि नहीं, क्योंकि हम उसे रिसाइकिल कर पा रहे हैं। हमारे लिए तो सेम ही बात हो गई, समझ गए? एक ही चीज को 10 बार यूज Yes, कर ले। ma'am. लेकिन फॉसिल फ्यूल्स में वो दिक्कत भी नहीं है, वो दिक्कत भी है, फॉसिल फ्यूल को रिसाइकिल भी नहीं कर सकते। एक बार पेट्रोल जल गया तो जल गया, यू कैन नॉट रिसाइकिल इट एंड रिफिल इन योर टैंक। कर सकते हैं क्या? नहीं। इसीलिए सबसे ज्यादा भगदड़ मेटल पे नहीं फॉसिल फ्यूल पे मची हुई है, वरना नॉन रिन्यूएबल तो मेटल्स भी होते हैं, बट सिंस मेटल रिसाइकिल हो जाते हैं तो उनके लिए इतना रोना गाना नहीं मचाया लोगों ने।
जो रिसाइकिल भी नहीं होगा, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम एंड कोल, और जो कि सोर्स ऑफ मेजर एनर्जी पावर्स है हमारे लिए, उस केस में सबसे ज्यादा ह्यू एंड क्राई कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए ही मचती है। करेक्ट? ओके, तो फिर अगला है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये बहुत इजी है, यू कैन डू ऑन योरसेल्फ कि कौन से इंडिविजुअल रिसोर्स होते हैं, कौन से कम्युनिटी, हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो इंडिविजुअल की अपनी प्रॉपर्टी, उसका अपना लैंड है, वो उसका इंडिविजुअल रिसोर्स है। जो आप कम्युनिटी में यूज करते हो, जैसे कि बरियल ग्राउंड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, विलेज के वेल होते हैं, पब्लिक पार्क्स होते हैं, ठीक है, और इंटरनेशनल भी यूज कर लिया है कि 200 नॉटिकल माइल्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के बाहर जो भी ओपन ओशन है, वहां पे कोई भी इंडिविजुअल कंट्री उस रिसोर्स को नहीं यूटिलाइज कर सकता है विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उस पर सबका राइट है, कोई अपना अकेले का राइट नहीं दिखा सकता। अभी आ रही है? कोई है अभी क्लियर है बाकी लोगों को? यस मैम। Yes, मुझे तो क्लियर आ रही थी। अब अगला है ऑन द स्टेटस ऑफ, ये सारे तुम लोगों को अपनी नोटबुक में लिखना है, समझ गए? ये टेबल बनवा दिया है मैंने, सबके बारे में 2-2 लाइन और सबका एग्जांपल लिख के आना है। अभी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें एक चीज दिया नहीं हुआ है, दैट आई विल इंट्रोड्यूस एक्चुअल रिसोर्स। जब तक ये नहीं पता है कि एक्चुअल क्या है, तब तक पोटेंशियल कैसे समझ आएगा? एक्चुअल रिसोर्स का मतलब होता है द रिसोर्सेज विच हैव बीन थॉरोली चेक्ड, समझ गए? वो रिसोर्सेज है जिनके बारे में सब पता है और उन्हें हम यूज भी कर रहे हैं। कौन से रिसोर्स हैं बोले? तो मैम इसकी तो जन्म पत्री निकाल रखी है हमने, कितना बचा है, कितने सालों में खत्म हो जाएगा, सब पता है हमें इसके बारे में। पेट्रोल, समझ गए? ये वो मिनरल्स, ये वो रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में सब पता है और हम उन्हें यूज भी कर रहे हैं पूरी तरह से। एक्चुअल रिसोर्स मतलब जिनका पूरा डेटाबेस है आपके पास, जन्म कुंडली ले रखी है आपने और आप उसे प्रॉपर उसको यूज कर रहे हैं और उसका पूरा आपको स्टॉक भी पता है, उसके यूजेस भी पता है, लेकिन टेक्नोलॉजी से वो चीज का यूज हो सकता है, सब पता है उसके बारे में। वो तो एक्चुअल रिसोर्स हो गया, यानी सबसे ज्यादा हम इन्हीं रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तभी हम इन्हें एक्चुअल बोल रहे हैं। करेक्ट? उसके अलावा पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि वो रिसोर्स ऐसे हैं जो हमारे रीजन में पाए तो जाते हैं, बट हमने अभी तक उन्हें यूटिलाइज नहीं किया, यानी वो पोटेंशियल, उनके अंदर पोटेंशियल तो है हमारे को बेनिफिट करने की, बट हमने अभी उन्हें एक्चुअली यूज नहीं किया है, समझ गए? इसलिए वो एक्चुअल नहीं होंगे, वो पोटेंशियल यूज होंगे। जैसे कि इंडिया में पर्टिकुलरली राजस्थान और गुजरात में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ऐसा लोग, और बहुत तेज तेज वो वाली हवा भी चलती है, वो जो सैंड वाली होती है ना, रेगिस्तान वाली, तो बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि वहां पर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर हम वहां पे विंड मिल्स लगाएंगे या सोलर पैनल्स लगाएंगे तो बहुत इजिली हम बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। हमने ऐसा किया नहीं अभी तक, हमारे केवल अभी सपने में आया है ऐसी बात, इसीलिए वो हमारे लिए पोटेंशियल रिसोर्स है। हमने अभी करना शुरू नहीं करा तो वो हमारे लिए एक्चुअल तो है ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना। अभी जब लगाएंगे तब प्रॉब्लम पता चलेगी। हो सकता है कि विंड मिल लगाते ही सारी उखड़ जाए एक ही बार में, इतना प्रेशर है। जब तक आप उसे यूज नहीं करोगे तब कैसे पता चलेगा कि वो एक्चुअल है कि नहीं, समझ गए? पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स है जिसके ऊपर हमें भरोसा है कि यहाँ पे बहुत एनर्जी का स्कोप है, हमने अभी तक समहाउ उन्हें यूज नहीं करा, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? ऐसे को पोटेंशियल बोलते हैं, समझ गए? ठीक है, आई थिंक ये मैम एक बार हाँ बोलना हाँ बोलो बेटा। मैम, एक्चुअल रिसोर्स एक बार डेफिनेशन दो। एक्चुअल रिसोर्स, आई थिंक ये डेवलप्ड रिसोर्स और एक्चुअल रिसोर्स सेम ओनली, क्योंकि इन्होंने वही डेफिनेशन दी है जो मैंने एक्चुअल में बताई थी कि रिसोर्सेज व्हिच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। ऐसे रिसोर्स जो पूरी तरह फुल्ली डेवलप्ड हैं, समझ गए? ओके मैम। ऐसे रिसोर्सेज जो पूरी तरह डेवलप्ड हैं, जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी पूरी तरह डिटरमाइन हो चुकी है, यूटिलाइजेशन भी हमें उनका पता है। डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्स डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। और ऐसे रिसोर्सेज के लिए टेक्नोलॉजी जितनी फिजिबल है उसके बेसिस पे उन्हें यूज कर रहे हैं, तो ये डेवलप्ड रिसोर्स है, समझ गए? तो आई थिंक शायद यही एक्चुअल रिसोर्स है। ओके मैम। ठीक है, अगला है स्टॉक। स्टॉक का मतलब ये है ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें पता है कि अगेन हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो हमें पता है कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, बट हमारे पास उसके लिए टेक्नोलॉजी ही नहीं है। पोटेंशियल में फर्क है, पोटेंशियल में हो सकता है हमारे, हाँ बेटा। मैम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के लिए मैम हमारी टीचर ने बोला था अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो फिर आप एक टेबल मैम ने बनवाई थी और बोला था कि आप ये टेबल बना देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे सीधा बोर्ड के लिए।
हम आपको फॉरवर्ड करके आप एक बार बता सकते, कंफर्म कर सकते। हाँ ठीक है, कर देना। बट इसमें स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में तुम यही कर सकते हो, यहाँ पर स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट लिख देना, ठीक है, और उसके नीचे ऐसे 4 ऐसे बना देना स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में। ये हो जाएगा, ऐसे है, पहला पोटेंशियल, फिर अगला सिंस एनसीईआरटी में तुम्हारे डेवलप्ड दिया हुआ है तो उसी टर्म को ले लो, डेवलप्ड, फिर अगला स्टॉक, ठीक है, और स्टॉक के बाद ये लास्ट बचा हुआ है तुम्हारा रिसोर्स, आई थिंक वो होगा रिजर्व, करेक्ट। स्टॉक के बाद अगला है रिजर्व, ठीक है। अब सिंस हमें पता है पोटेंशियल वो रिसोर्सेज हैं विच हैव द कैपेसिटी, ठीक है, बट वी आर नॉट करंटली यूजिंग, हमें ये पता है कि वी आर नॉट करंटली यूजिंग, कि पोटेंशियल वो रिसोर्स हैं जिनके पास करंटली यूजिंग का ये मतलब नहीं हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, समझ गए। सोलर पैनल बनाने सबको आ रहे हैं लेकिन हमने अभी तक राजस्थान में लगाए नहीं है। पोटेंशियल और स्टॉक में फर्क है थोड़ा, समझ गए। पोटेंशियल का मतलब है उसमें उस एरिया में बहुत पोटेंशियल है बट हम उसे भी करंटली यूज नहीं कर रहे। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो हैं जिनके बारे में सर्वे किया गया है, these resources are surveyed and developed, इनके बारे में हमें सब पता है और इनको हम यूज भी कर रहे हैं, करंटली यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज को, ठीक है। अगला है स्टॉक। स्टॉक मैम ने डेवलप्ड के लिए बताया था कि ऑन मतलब एक्सटिंक्ट होने का, मतलब एकदम एक्सटिंक्ट होने वाले ऐसे हालत पे और सारे। हाँ, तो फॉसिल फ्यूल्स और कोल तो एक्सटिंक्ट होने ही वाले हैं। डेवलप्ड का मतलब वो रिसोर्स है जिनको आप सबसे ज्यादा यूज कर रहे हो। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन बहुत लंबे टाइम से ही कोल और फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते चले आ रही है ना, तो इस चक्कर में डेवलप्ड में मैम तो डेवलप में ये भी लिखेंगे ना कि करंटली यूजिंग, या लिखा तो ये देखो यूज, अच्छा करंटली इन यूज है। स्टॉक के में प्रॉब्लम ये है कि हमें पता है कि वो जो है हमारे ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं वो रिसोर्सेज, बट उनके लिए हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, नो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ये वर्ड याद रखना बहुत जरूरी है स्टॉक के केस में। जैसे कि बहुत सारे लोग न्यूक्लियर रिसोर्स, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं। अब न्यूक्लियर एनर्जी इज एनॉर्मस स्टॉक, समझ गए। हमारे पास मिनरल भी है बट हमारे पास सफिशिएंट कंट्रोलेबल टेक्नोलॉजी नहीं है। हो सकता है न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर जनरेट करने जाए ब्लास्ट ही हो जाए, समझ गए। और या फिर डे टू डे टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत हाई और महंगी टेक्नोलॉजी है जिसका हम यूज केवल कभी कभी एक्सपेरिमेंट के लिए कर सकते हैं। रेगुलर लेवल पे उसका जैसे नॉर्मल हम घर में जैसे स्विच बोर्ड और छोटा बच्चा साइंस का एक्सपेरिमेंट कर लेता, उस लेवल पे बना सकते हैं क्या न्यूक्लियर एनर्जी से? नहीं कर सकते। हमारे पास उतनी रेडी और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस रिसोर्स का यूज कर सकें। जैसे जियोथर्मल एनर्जी, समझ गए, जमीन के अंदर हमारे थर्मल एनर्जी है बट उसको टैप करके उसका यूज कर पाना भी बहुत अभी तक हमारे लोगों को नहीं आ पाया है। वरना बहुत सारे ऐसे इलाके हैं इंडिया में जहां पर जियोथर्मल एनर्जी का स्कोप बहुत ज्यादा है, बट देन अगेन वो भी नहीं हो पाता है हम लोगों से, हम उसे नहीं ट्रैप कर सकते उस एनर्जी को। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे टेक्नोलॉजी नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे रिवर बेसिन में या फिर जैसे कृष्णा गोदावरी, बहुत सारे रिवर बेसिन में इंडिया में नेचुरल गैस का रिजर्व स्टॉक भी है, बट देन अगेन हमारे पास उसके लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ड्रिल करके वहां से गैस निकाल सके, समझ गए। सिमिलरली हम ओशन, लाइटनिंग कह सकते हैं। हाँ लाइटनिंग भी कह सकते हैं क्योंकि लाइटनिंग भी एक एनर्जी का रिसोर्स है, हमेशा हमें दिखता भी है, बट लाइटनिंग से अभी तक कंजर्व करके अपने यूज का कुछ नहीं करवा पाए हैं। लाइटनिंग जाती है तो जानवर मर और जाते हैं, उल्टा लाइटनिंग से कुछ पॉजिटिव नहीं कर पाए हैं, समझ गए। लाइटनिंग इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी बट वो हमें केवल दिखती है, हम उसे भी यूज नहीं कर पाए, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे एनर्जी के रिसोर्स हैं जो तुम्हें दिखते हैं और तुम उसे यूज नहीं कर पाते। एक टाइम तक तो बहुत पहले के जमाने के लिए तो सन भी स्टॉक ही था। अभी तो बहुत लंबे टाइम से, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन का एरा और पहले आया है तब से सोलर एनर्जी और बाकी सारी चीजें सन के वेरियस मीन्स हो गए हैं। अब वो पोटेंशियल रिसोर्स में हो गया। अभी भी सन की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं, इसीलिए हम उसे करंटली यूज नहीं कर रहे थे। वो मेजर पोटेंशियल रिसोर्स भी है और एट द सेम टाइम डेवलप भी है क्योंकि सोलर पैनल्स भी बना ही रहे हैं, समझ गए। तो कुछ रिसोर्सेज होंगे जो 2 या 2 से ज्यादा कैटेगरी में भी लाई करते होंगे कि अभी आप उसे थोड़ा यूज कर रहे हैं बट बहुत इनॉर्मस स्कोप है यूज करने का और बहुत सारा आप यूज नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलरली हमारे जो ओशियंस हैं उनके बेड पे बहुत मेटालिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं, उनमें बहुत अच्छे मेटल्स होते हैं, बट हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं कि हम ओशियन में ड्रिल करें और वहां से मेटल निकाल लें, समझ गए। वो मेटल्स हम कभी यूज ही नहीं कर सकते। स्टॉक वो चीजें हैं जो हमें पता है बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं उनको एक्सेस करने का, समझ गए।
उनको हम स्टॉक में कहेंगे। तो केवल वन लाइन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पोटेंशियल वो रिसोर्स है जिनको हम करंटली यूज नहीं कर रहे, डेवलप्ड वो रिसोर्स है जिसे हम सर्वे कर चुके हैं, मैप कर चुके हैं, यूज कर रहे हैं, और यही वो रिसोर्स है फॉसिल फ्यूल्स और कोल जो खत्म भी होने वाले हैं। और अगले हमारे स्टॉक कि हमारे लिए जिनके पास टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। ठीक है, इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, बहुत सिंपल सा है कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। हमें पता है कि हाइड्रोजन से तो हाइड्रोजन बॉम्ब तक बन सकता है, बट अभी तक हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है क्या जिससे वाटर में हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग करके रख दे? फिजिबल, इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब फिजिबल मैम मैंने टेक्नोलॉजी, आपको टेबल भेजी है, मैं एक बार check करूँ। फिजिबल टेक्नोलॉजी नहीं है कि हाइड्रोजन को हम लगातार वाटर से जल्दी जल्दी निकाल दें और फिर उसको हम यूज कर लें, नहीं। दैट इज अ हाई एंड एनर्जी केमिकल मतलब रिएक्शन, ऑन दैट टू इट इज वेरी महंगी, यू वुड से। उसका फिर कॉस्ट बेनिफिट ही खत्म हो जाएगा। और हमने पहले ही कहा है कि रिसोर्स जब तक फाइनेंशियली फीजिबल नहीं है तब तक तो मतलब भी नहीं है। अगला है रिजर्व। रिजर्व्स की बात कर रही है। रिजर्व एक्चुअली स्टॉक का ही छोटा वर्जन है। प्रॉब्लम ये है कि रिजर्व वो रिसोर्सेज हैं जो कि स्टॉक से नीचे हैं, यानी स्टॉक बहुत बड़ा हो गया, उसके बारे में तुम्हें टेक्नोलॉजी नहीं पता। रिजर्व वो रिसोर्सेज है जिनको हम यूज कर सकते हैं करंट टेक्नोलॉजी से, लेकिन उनके यूज को हमने शुरू नहीं किया है। दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कम से कम 20-30 रिवर्स होंगी इंडिया में, बट हमने उनके 5-6 रिवर्स के ऊपर ही हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया हुआ है, समझ गए? हमने 5-6 के ऊपर ही लगाया तो हम एनर्जी जनरेट करना तो जानते ही रिवर वाटर से, लेकिन हमने पूरे में किया हुआ है क्या? नहीं। अगर हमने 5-6 में रिवर वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, यानी जो हमारी बच गई है 24-25, वो क्या है? रिजर्व हो गया हमारा, एक तरह से रखा है हमारे पास कोने में। हमारे पास टेक्नोलॉजी है बट हम अभी उसे यूज नहीं कर रहे, समझ गए? रिजर्व का मतलब ये है जो रिजर्व का कुछ पोर्शन करंटली यूज में है, लेकिन कुछ पोर्शन हम लेकिन हमने उनको अभी कुछ को करना शुरू नहीं करा है, बल्कि पोटेंशियल में कुछ हद तक। अभी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर, कुछ लोग बोलेंगे कि मैम पोटेंशियल और रिजर्व में क्या फर्क हो गया फिर? क्योंकि पोटेंशियल का भी यही फंडा है कि हम उनका जो हमने यूज है वो करना भी शुरू नहीं करा है, और रिजर्व में भी सेम चीज है। लेकिन रिजर्व में तुम्हारे को साफ साफ बताया हुआ है कि तुम्हारे पास में टेक्नोलॉजी है एक्सेस करने का रिजर्व को, समझ गए? पोटेंशियल वो एरिया है जो अभी भी जिसको एक्सप्लोर करना बाकी है, समझ गए? हम रिजर्व में हमारे पास वो चीज सेव्ड है ना कि हम बाद में यूज कर सकते हैं अगर करेक्ट। करना रिजर्व का चाहें। मतलब है कि करंटली वो तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट के टाइप में हो गया, और पोटेंशियल का मतलब है बहुत स्कोप है। जैसे कि अगर प्रत्युष ये बोलेगा कि मैं अगर 10th का पूरा सिलेबस पढ़ लूंगा तो मेरी फर्स्ट रैंक आ जाएगी, देन ही इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट, समझ गए? पोटेंशियल का मतलब है कि तुम्हें पता है स्कोप बहुत ज्यादा है, और ये बात तुम्हें ऑलरेडी पता है और तुम्हें उसमें काम करने की जरूरत है। रिजर्व का मतलब ये है कि इसने ऑलरेडी 5-6 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट के इसके पेपर भी हो गए हैं, तो 4 सब्जेक्ट अभी इसके बचे हुए हैं जिसमें रिवीजन करके पेपर देगा तो इसके नंबर आ जाएंगे। तो रिजर्व समहाउ हमें उस पे हमारा हैंड्स ऑन है, उसके लिए हमारे को टेक्नोलॉजी पता है, उसका हम यूज कर सकते हैं, उसको हम रेगुलरली यूज कर रहे हैं, समझ गए? तो ये तो रिजर्व वो है मैम पोटेंशियल के तरह ही है, बस रिजर्व में थोड़ा बहुत यूज करना शुरू हो चुका। सही बात है। कुल मिलाकर के पोटेंशियल का सब स्टॉक वो रिसोर्स होता है जिसका बारे में हमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं पता, और स्टॉक के थोड़े से पोर्शन के बारे में भी तुम्हें टेक्नोलॉजी पता है तो वो रिजर्व हो जाएगा, समझ गए? स्टॉक वो रिसोर्स है जिसमें बहुत ताकत है तुम्हारे एनर्जी को फुलफिल करने का, एनर्जी नीड्स को, बट तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। स्टॉक के किसी भी एरिया के लिए थोड़ा भी टेक्नोलॉजी तुमको मिल गया तो वो तुरंत रिजर्व हो जाएगा, समझ गए? मतलब तुम्हारे पोटेंशियल पास के लिए टेक्नोलॉजी हमें हो नहीं, गई। मतलब पोटेंशियल के लिए हमें नहीं पता कि हम यूज कर भी सकते हैं कि नहीं, बट रिजर्व के लिए पता है कि अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। करेक्ट। पोटेंशियल का मतलब है कि विद द टाइम बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे सन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया, नाउ सोलर सेल के थ्रू और भी बहुत सारी। अभी सन क्या है? सन का एक जरा सा पार्ट तुमने यूज किया है, सन है, सन का एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। सन है, सन को हमें पता है कि इसमें इतनी एनर्जी है कि हमारी बहुत सारी रिसोर्सेज को ये फुलफिल कर सकता है, तो ये पोटेंशियल रिसोर्स हो गया, करेक्ट? यस मैम। कि इसके बारे में हमें आइडिया है कि ये हमारी बहुत नीड्स को फुलफिल कर देगा। अभी किसी एरिया में सोलर पावर प्लांट्स को नहीं लगाया गया है, उस राजस्थान वाले इलाके में, ये क्या है? मैम रिजर्व। अभी तो बताया, अच्छा नहीं। पोटेंशियली तो है बेटा। मैम पर सोलर पैनल्स और ना कोल रिजर्व होगा।
और इसी तरह से तुमने सोलर पैनल्स लगाए ढेर सारे एरिया में, ठीक है, और सोलर इलेक्ट्रिसिटी तुम जनरेट कर रहे हो, ठीक है, और ये तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी एक कहीं इस पर्टिकुलर एरिया में ये इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी स्टोर हो रही है, एनर्जी। ये जो तुम्हारा पूरा वो वाला एरिया होगा जहां तुम इसे यूज कर रहे हो, वो वाला एरिया तुम्हारा हो गया एक्चुअल रिसोर्स, क्योंकि तुम वहां पर रिसोर्स यूज कर रहे हो, करेक्ट। एक ही रिसोर्स Yes, को लेके ma'am. सारे एग्जांपल दे रही हूँ मैं। एक जो सन है बिगर स्केल पे वो पोटेंशियल रिसोर्स है, जिस एरिया में तुम सन को यूज नहीं कर रहे हो उस एरिया के लिए तो सन पोटेंशियल रिसोर्स है, क्योंकि तुम्हें पता है कि उसके पास एनर्जी है लेकिन करंटली उस एरिया में तुम यूज नहीं कर रहे। राजस्थान में हमने सोलर पैनल नहीं लगाए तो उसके लिए तो हमारे लिए सन पोटेंशियल रिसोर्स है, क्योंकि हम अभी उसे यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन Yes, जिस ma'am. एरिया में हम सोलर पैनल लगा रहे हैं वहां के लिए, जहां पर हम उसे यूज कर पा रहे हैं, वहां के लिए तो सन एक्चुअल रिसोर्स हो गया ना। Yes, ma'am. अब एक ऐसा एरिया इमेजिन करो जिस वाले एरिया में 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट में तुमने सोलर पैनल लगा दिए, 2 पार्ट को छोड़ दिया, तो वो क्या हो जाएगा? बचे हुए 2 पार्ट Ma'am. ये रिजर्व हो जाएंगे, इनमें हम कभी भी सोलर पैनल लगा करके तुरंत यूज कर सकते हैं, समझ गए? मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बना के दिया है, आई होप इससे कुछ क्लैरिटी बढ़ी होगी। Yes, ma'am. पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि हमारे को उस रिसोर्स के ऊपर पूरा भरोसा है कि ये हमारी नीड्स को फुलफिल करेगा, बट हम करंटली यूज नहीं कर रहे, उसका टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। जिस रिसोर्स के बारे में हमें टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में हमें पता है, केवल उसी वाले रिसोर्स को हम अच्छे से डेवलप्ड कहते हैं। कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनको करंटली टेक्नोलॉजी की मदद से आप यूज कर सकते हैं, समहाउ आप उन्हें अभी यूज नहीं कर रहे, वो आपका रिजर्व है। और कुछ रिसोर्स है जिनके बारे मैम में वो जो टेबल की बात कर रहा था, कहाँ मैम वो पर जो है बेटा? टेबल की बात कर रहा हूँ मैम, मेरे को फॉरवर्ड किया व्हाट्सएप पर। हाँ हाँ मैं देख रही हूँ। ओके, तो अगला हो गया अवेलेबिलिटी, डेवलप्ड स्टॉक। बेटा ये दिख ही नहीं रही है मुझे, हम फिर से भेज रहा हूँ। यार भेजो, ठीक है। ये रिसोर्स का क्लासिफिकेशन है, यहाँ तक ही इस रिसोर्स के क्लासिफिकेशन को हमने पढ़ना है। किस किस को क्लासिफिकेशन समझ आ गया? आ गया, ma'am. और क्या? ठीक है, Yes, ma'am. अब इसका एग्जाम्पल पढ़ लो रिजर्व का। रिवर वाटर सबसे सिंपल एग्जाम्पल है कि रिवर वाटर हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन केवल ये लिमिटेड एक्सटेंट तक किया जा रहा है। अभी अच्छी जगह है जहां पर हमने हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया है, बाकी रिवर्स को हमने छोड़ा हुआ है। यानी ऐसा नहीं है कि ये पोटेंशियल है, रिजर्व है हमारा, हमें पता है कि ये हो जाएगा जब हम करेंगे तो, समझे? Yes, ma'am. तो हमने 10 रिवर में 4 रिवर को लगाया और 2 रिवर को 6 रिवर को छोड़ दिया, तो वो 6 रिवर जो हमारी छूटी हुई है वो हम कभी भी यूज करेंगे, एनर्जी उसमें से मिल जाएगी, वो हमारा रिजर्व हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला, पोटेंशियल अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ ये टेबल अच्छी है, और मैम हमें भी एक टेबल दी थी, मैंने आपको प्राइवेटली अभी इसमें Zoom पे शेयर किया। यस, तो ये टेबल है जिसमें पोटेंशियल रिसोर्स के बारे में, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हाँ है, विलिंगनेस टू यूज हाँ है, आर वी एबल टू यूज इट करंटली नहीं, ठीक है, सेम चीज है। अच्छा बताओ, पोटेंशियल रिसोर्स मैं खुद ही पूछ रही हूँ तुम लोगों से, अभी इतना पढ़ने के बाद क्या समझ आया? पोटेंशियल ऑफ रिसोर्स, जो पोटेंशियल रिसोर्स होंगे उसको हम क्या यूज करने के लिए विलिंग है? ओ मैम, No, ma'am. ये विलिंगनेस टू यूज क्या है इसमें? लेट मी आस्क क्वेश्चन इन माय स्टाइल, पोटेंशियल रिसोर्सेज है, क्या उनके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है? यस मैम। Yes, ma'am. क्या हम उन्हें अभी यूज कर रहे हैं? No, ma'am. क्या उनके पास हमारे एनर्जी रिसोर्स को पूरी करने की कैपेबिलिटी है? Yes, ma'am. Yes. करेक्ट, बस इतना ही जानना है। अगला, डेवलप्ड रिसोर्स, क्या उनको हम अभी यूज कर रहे हैं? Yes, ma'am. क्या हमारे पास अभी उनको यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी है? Yes, ma'am. और क्या विलिंगनेस तो खैर मुझे पता नहीं क्या है, ठीक है। और क्या ये रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो सकते हैं? हो सकता है। मैम हो सकता है। ठीक है, अगला है स्टॉक। स्टॉक के बारे में, क्या इनके पास, क्या इनके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है स्टॉक के लिए? नो मैम। ठीक है, क्या ये रिसोर्सेज, अगला क्वेश्चन क्या होता है जनरली, भूल गई मैं। क्या इनके पास, हम इन्हें अभी करंटली यूज कर रहे हैं स्टॉक को? नहीं मैम। टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम यूज ही नहीं कर पाएंगे।
टेक्नोलॉजी नहीं तो उनको यूज कैसे करेंगे, सीधी बात है। अगला रिजर्व है, क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है? यस मैम। क्या हम यूज कर रहे हैं? हम लिमिटेड यूज लिमिटेड पार्ट यूज कर रहे हैं इसका, करेक्ट। हो गया सिंपल। एक तरह से जो स्टॉक आपका जो पोटेंशियल रिसोर्स है और जो स्टॉक है उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे खड़ा है रिजर्व रिसोर्स। पोटेंशियल का मतलब आपके पास टेक्नोलॉजी है पर आप यूज नहीं कर रहे, और स्टॉक का मतलब आपके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है और आप यूज नहीं कर रहे, और रिजर्व खड़ा है बीच में जहां आपके पास में टेक्नोलॉजी है और आप थोड़ा सा यूज कर रहे हैं। समझ गए? यस मैम। बस इतना ही जानना है इसमें। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज है एजेंडा 21। बोरिंग क्लास है थोड़ी, क्या बोलते हैं, मैं पहले ही कह रही थी आधे लोग सो जाएंगे। कौन कौन सो रहा है क्लास में? अभी सबसे पूछ रही हूँ मैं। देन क्या समझ आया तुमको, क्या होता है एक्चुअल रिसोर्स? अब थोड़ा पूछना शुरू करूं मैं। कौन कौन है? जैन कहाँ हो? यस मैम।